तो शुरुआत में तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता चली, तो आपको काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे। साउथ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। लोग स्कैनर से वास्तु करते हैं, लोग पेंडुलम से घर में एंट्री करते ही सामने गणपति जी नहीं होने चाहिए। वाई? अभी हमने श्री विक्रम वैद्य के साथ चर्चा की। उसमें हमने इंटरनेशनल वास्तु, इंटरनेशनली विंड डायरेक्शन और घर के वास्तु कैसे किए जाते हैं उसके बारे में भी बात की। हमने काफ़ी कुछ ऐसे डीप में चर्चा की है जो देखने से और समझने से हमें काफ़ी कुछ ज्ञान मिलेगा वास्तु के बारे में। You will enjoy this podcast. If you have anything, any queries, please write us in the inbox. We will get back to you with the solution. If you want to see Vikram Vaidya again, please do let us know. We will get him back on another podcast. Enjoy watching this podcast. नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर वास्तु करते हैं और जो हमें डायरेक्शंस, कौन सी डायरेक्शन में क्या होता है, विंड डायरेक्शन हो या कोई भी डायरेक्शन हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो वास्तु के हिसाब से होता है वो पूरा ज्ञान हमें देने वाले हैं। और कौन सी दिशा में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी हमें बताने वाले हैं। तो मीट आवर एस्टीम्ड गेस्ट टुडे, Shri Vikram Vaidya. He works under the banner of Shri Vastu. So welcome Vikram bhai. Welcome to the MJ show. नमस्कार। आज एक अच्छा मौका मिला है। आज की शाम अहमदाबाद, गुजरात और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक टैरो रीडर के नाम से जो फेमस है मीता जानी, उनके साथ आज मैं एक अच्छा वक्त बिताने आया हूँ। आज के दिन मेरे लिए भी एक अच्छा दिन है कि मैं मीता जी के साथ एक वास्तु के बारे में कुछ आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूँ। तो प्लीज़ बहुत शांति से मेरे को मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरी जो जर्नी है उस बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँगा। आप हमें वास्तु क्या है वो थोड़ा सा समझाएंगे? वास्तु एक ऐसी अच्छी चीज़ है, कहीं लोग मानते हैं, कहीं लोग नहीं मानते हैं। आज ऐसा युग है जो सब लोग कंप्यूटर के पीछे पागल है। सबको ऐसा है कि ये पुराना शास्त्र है, ये पुरानी चीज़ें हैं, आज तो एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उसमें वास्तु को कैसे बिलीव करें। मैं सभी लोगों को एक विनती करता हूँ कि अपने हिंदू शास्त्रों में जो 4 वेद है, 4 वेदों में से ही एक वेद के अंदर एक स्थापत्य कला नाम का एक पाठ है, उसी को वास्तु कहते हैं। वास्तु एक साइंस है, वास्तु एक दिशा सूचकता है। वास्तु में सब लोग को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाओं के बारे में, 4 कोने के बारे में सबके लिए कुछ न कुछ थोड़ा मोटा पता रहता है। आज मैं थोड़ा विस्तृत जानकारी दूंगा कि वास्तु में कहाँ से वास्तु की शुरुआत होती है। वास्तु की शुरुआत के बारे में हम बाद में जानेंगे, पर आपको वास्तु करने का ख्याल कहाँ से आया? मुझे वास्तु का ख्याल कैसे आया, कैसे मैंने पढ़ाई किया, तो मैं 94 से जुड़ा हुआ हूँ इस सब्जेक्ट के साथ। बहुत अच्छी तरह से बहुत मेहनत करके मैं आज मेरी जर्नी यहाँ तक पहुँची है। वास्तु के बारे में एक ख्याल नहीं था, लेकिन एक अच्छा गाइडलाइन की वजह से मैं ये वास्तु शास्त्र क्या है, तो शास्त्र के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी ली, थोड़ा पढ़ाई करना शुरू किया। किसी अच्छे आदमी का मेरे सर पे हाथ था, उनकी गाइडलाइन भी थी, काफ़ी विद्वान थे, तो उन्होंने थोड़ा मुझे पढ़ाया, थोड़ा मुझे टीच भी किया। थोड़ी बड़ी बड़ी पुस्तकें जो ग्रंथों से कनेक्टेड थी, ऐसी किताबें मुझे पढ़ने देते थे और मैं पढ़ाई करने लगा, और 94 से मैं ये सब्जेक्ट के पीछे लगा पड़ा, तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ।
वास्तु करते करते, जैसे कि आपने कहा कि मैं 94 से कर रहा था, तो 94 पे जब आपने वास्तु शुरू किया, तो क्या उस दफ़े इतनी अवेयरनेस थी जो आज है? और उस दफ़े आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वास्तु किसी को नहीं मालूम था, ऐसा नहीं है। 5-10% लोगों को वास्तु के बारे में पता था। जब मैंने 94 में शुरुआत की, मुझे तो नहीं मालूम था। तो मैं कंपास लेके काफ़ी लोगों के पास गया, तो उनको तो कंपास भी नहीं मालूम था। ऐसे भी लोग मुझे मिले हैं। वो लोग पूछते थे, ये हाथ में आप क्या लेके घूमते हो, ये क्या कुछ खेल करते हो या कुछ जादू करते हो या कुछ जादू टोना करते हो, ये मशीन में क्या है। तभी सबको समझाना पड़ता था कि कंपास है, इसमें दिशा सूचकता है, ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। वो दिशा सूचकता के लिए ये कंपास है और इसको रडार बोलते हैं। राइट। तो पर उसमें आपको चैलेंजेस क्या हुए? कई लोगों ने तो बोल दिया होगा, अरे यार जान दे, वास्तु है। कई लोगों ने ये भी कहा होगा कि ये उल्लू बना रहा है। कई लोगों ने ये भी कहा होगा कि नहीं, इससे कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मिक्स्ड आपके पास आए होंगे, राइट? यस। तो उसमें आपको कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे मिक्स्ड प्रतिभाव आते हैं हमारे पास, तो हम लोग शायद कुछ काम करना छोड़ देते हैं। तो आपने उस दफ़े ये सारी चीज़ें सुन के क्या करा? बहुत चैलेंजेस वाला ये शास्त्र था। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये विषय में सबको थोड़ा कुछ मालूम था। जन्म पत्री के बारे में मालूम था। वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सारी चैलेंजेस आई है। कई लोगों ने तो बोला है कि माफ़ कर दो, हमको ये सब्जेक्ट में जाना ही नहीं है। हम बहुत सालों से बहुत अच्छी तरह इसी घर में, हम 5 भाई हैं, हम 3 बहन हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हुए, हमको कुछ वास्तु की ज़रूरत नहीं है। सब लोग को समझाना पड़ता था कि वास्तु यानी इतनी अच्छी चीज़ है कि विद्या अभ्यास के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, फेम के लिए बहुत कुछ काम आएगा। सब लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। कई बार तो मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ था कि किसी ने बोला तो मुझे बुला लिया, मैं घर पे गया तो मैंने बोला कि आप ये चीज़ यहाँ रखो, ये चीज़ यहाँ रखो। तो वो बोले, हम इतने सालों से हमारा घर का ये किचन यहाँ ही है, हम कैसे बदले? नहीं, हम नहीं बदल सकते। सही है। हमारा बेड तो हमारे दादाजी यहाँ सोते थे, दादी जी यहाँ सोती थी, अब हम सो रहे हैं। अब हम सो रहे हैं। हाँ। तभी उनको समझाना पड़ता था कि वो दादा और दादी जब भी थे और आप जो हो, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है, आप क्या क्या ग्रोथ हुआ है, दादा दादी ने क्या ग्रोथ करके ये घर बनाया था और कैसे बनाया था, और आप इस घर से कुछ नहीं कर रहे हो। राइट। इसके लिए आपको थोड़ा वास्तु फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो वो मिक्स्ड जब प्रतिभाव आए और आपने ये सारा शुरू किया, उसके बाद मैंने सुना है कि आपने काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल वास्तु भी किए और आपने अब्रॉड में भी जाना शुरू कर दिया। लोग आपको ढूंढ के आते थे कि भाई विक्रम कहाँ है, हमें उससे वास्तु करवाना है। ऐसा करके आप फ़ॉरेन भी चले गए और फ़ॉरेन में इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने लगा। तो और मेरे को ये भी पता है कि फ़ॉरेन में जो इंडियन वास्तु होता है उससे विपरीत होता है। एकदम सही बात है। यहाँ तो काफ़ी स्ट्रगल करते करते मैं विदेश चला गया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। विदेश में जाने के बाद मैं यहाँ भी थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा था, तो वहाँ जाके पता चला कि भारत देश का जो वास्तु है, और भारत देश में विंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो ऐसा ही मैं जब भी विदेश प्रवास किया, विदेश में गया, तो मेरा पहला प्रवास अफ्रीका में था। अफ्रीका में भी वेस्ट अफ्रीका में था। वेस्ट अफ्रीका में भी एक ऐसा देश था जिससे लोग डरते हैं, नाइजीरिया। नाइजीरिया में एक लागोस करके एक सिटी था, वहाँ मेरा पहला विज़िट था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ पानी साउथ वेस्ट में है और वहाँ का विंड नॉर्थ वेस्ट से है। वहाँ जहाँ डेज़र्ट होता है, रण बोलते हैं उसको, वो डेज़र्ट नॉर्थ वेस्ट में था। अच्छा। तो सहारा का जो डेज़र्ट था
उसका विंड आ रहा था वहाँ से। अच्छा। तो वहाँ वास्तु में काफ़ी चेंजेस था। यानी यहाँ पर साउथ वेस्ट में सोने से अच्छा हेल्थ रहता है, अच्छी प्रॉस्पेरिटी रहती है। साउथ वेस्ट बंद करने से भारत देश के अंदर लोग बोलते हैं कि वहाँ बैलेंस ज़्यादा, वेट ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ बैलेंस करना चाहिए। और उस देश में गया तभी पता चला कि यहाँ तो विंड ही गलत है, और वहाँ 6 महीना बारिश आती है और 6 महीना गर्मी है। तो वहाँ नॉर्थ वेस्ट से विंड आती है और दूसरा साउथ ईस्ट से विंड आती है, तो वहाँ डायरेक्शन अलग है। भारत देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में विंड डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पूरा उल्टा है। तभी पता चला कि हर एक कंट्री में कुछ न कुछ नया है। उसके बाद तो मैं काफ़ी कुछ कंट्री में घूमा, तो कई कंट्री ऐसी है कि वहाँ सूर्य भी नहीं निकलता है, कहीं कंट्री ऐसी है वहाँ हवा भी नहीं चलती है। तो शुरुआत में तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता चली तो आपको काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने नए सिरे से वास्तु सीखना शुरू किया कि उसी में आपका जो था नॉलेज उसी को एनहेंस किया और उसी को एक्टिवेट किया? बहुत ही पढ़ना पड़ा इसके बारे में। नेशनल ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके बारे में जानोगे नहीं तो विदेश में जाके आप वास्तु नहीं कर पाओगे। राइट। तो वहाँ पर जैसे कि हम इंडिया में ही आते हैं, अभी इंडिया में या तो कहीं पर भी जहाँ पर भी हम वास्तु करते हैं, कहा जाता है कि वास्तु इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, इट इज़ ऑल अबाउट डायरेक्शंस। तो कैन यू एक्सप्लेन अस हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर लाइफ एज ए पर्सन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरज पूरे वर्ल्ड में ईस्ट से ही निकलता है, राइट, और सेट वेस्ट में ही होता है। जैसे वो क्लॉकवाइज सूर्य का एक भ्रमण है, तो सुबह 6:30 जैसे राइज होता है और शाम को 6:30 वो सेट होता है। तो ये पूरा एक हाफ साइकिल है, हाफ जो सर्कल बोलते हैं वो एक सूर्य का सर्कल है। तो सभी लोग के जीवन के अंदर सुबह 6:30 बजे उठना, शाम को सोना, सभी का एक सेम साइकिल ही रहता है। आप सूर्य को कभी भी उसकी दिशा बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो, राइट। ऐसे ही चंद्रमा निकलता है शाम को 7:30 बजे, वो सुबह 7:30 बजे तक रहता है, राइट। तो चंद्र की भी आप दिशा नहीं बदल सकते हो। तो सूर्य और चंद्र ये दोनों एक ऐसी चीज़ है कि एक चीज़ पानी से जुड़ी हुई है, उसको चंद्रमा बोलते हैं, और एक अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है, उसको सूर्य बोलते हैं। तो हर एक के शरीर के अंदर इंगला और पिंगला दोनों नाड़ी रहती है। तो एक चंद्र की नाड़ी है और एक सूर्य की नाड़ी है, तो सबको वास्तु का इफेक्ट आता ही है। तो उसमें मैं, आप और शास्त्र कोई गलत नहीं है, सिर्फ आपका मन, दिमाग का आप कैसे वास्तु को देखते हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। राइट। वास्तु से हम सक्सेस कैसे ले सकते हैं? ये सब्जेक्ट ऐसा है कि वास्तु के विरुद्ध जाना और सक्सेस पाना, और वास्तु के साथ चलना और सक्सेस पाना। क्योंकि मैंने अभी एक कहीं पर देखा था, एक वीडियो ही बोलेंगे हम, देखा था कि मैंने पूरा मतलब वास्तु के एकदम विरुद्ध जाके एक घर बनाया और उसमें मैंने फुल सक्सेस लिया। तो वास्तु के विरुद्ध जाके, उसके नियमों के विरुद्ध जाके अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस कितने हैं? नहीं, मैं भी आप जो बता रहे हो ऐसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि कोई इस कलयुग के अंदर ऐसा उल्टा वास्तु के विरुद्ध घर बना के वो अगर बोल रहा है कि मैं हीरो से जीरो होगा, जीरो से हीरो, नहीं, दोनों है। अच्छा, हीरो से मैं जीरो होने के लिए ये घर बनाया कि मैं जीरो था और हीरो बनने के लिए ये घर बनाया। तो ऐसे घर को तो मैं भी विजिट करना चाहूँगा। ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आप कितना भी वास्तु के विरुद्ध बात करोगे, लेकिन शास्त्र को आप गलत नहीं, कभी भी खारिज नहीं कर सकते हो।
और शास्त्र के साथ ये तो शास्त्र अपने सब साइंस से जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, तो साइंस को भी कैसे खारिज कर सकते हो आप? सूर्य को नहीं बदल सकते, चंद्र को नहीं बदल सकते, और आप विरुद्ध जाके बोलोगे कि मैं इतना प्रोग्रेस किया। तो भारत देश की हर झुपड़पट्टी विरुद्ध दिशा में है, तो हर झुपड़पट्टी पैलेस बन जानी चाहिए। राइट। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी कि हम लोग जो वास्तु करते हैं, कई लोग बोलते हैं वास्तु कंसल्टेंट्स कि साउथ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। सही बात है। उसका इम्पैक्ट क्या है? साउथ में सूर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है, और साइंटिफिक अगर देखने जाओ तो जो विंड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है, ईस्ट में होके सूर्य साउथ में इतना हॉट हो जाता है कि आप सूर्य को कभी भी सामना नहीं कर सकते हो। उसकी कोई गर्मी ऐसी नहीं है, चाहे ईस्ट कॉर्नर की गर्मी हो या वेस्ट कॉर्नर की गर्मी हो, सूर्य की कौन सी भी डिग्री पे सूर्य हमेशा हॉट ही रहते हैं। उसमें से साउथ ईस्ट से उनका गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो साउथ में तो और बढ़ जाता है। इसके लिए कोई भी गर्म चीज़ के ऊपर आप हाथ रख नहीं सकते हो, उसको छू नहीं सकते। इसके लिए साउथ को हमेशा भारत देश के अंदर अवॉइड किया गया है कि दक्षिण की दिशा एक गर्म दिशा है। गर्म दिशा की वजह से आप दक्षिण की तरफ घर का मुख्य प्रवेश द्वार नहीं रख सकते हो। राइट, मुख्य प्रवेश द्वार अगर, क्योंकि आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, तो मुख्य प्रवेश द्वार तो कहीं किसी का साउथ होगा, किसी का वेस्ट होगा, किसी का नॉर्थ होगा, किसी का ईस्ट होगा, क्योंकि फ्लैट्स में तो यही है कि किसी को कोई चॉइस नहीं मिलती है। तो अगर ये चीज़ें आ गई हैं तो आप उसमें क्या रेमेडी सजेस्ट करते हो? फ्लैट का वास्तु ऐसी चीज़ है कि फ्लैट में कभी सही दिशा होती ही नहीं है। हाँ। फ्लैट हमेशा एक फ्लोर पे अगर 4 फ्लैट है तो एक फ्लैट की एंट्री नॉर्थ ईस्ट होगी, दूसरे की साउथ ईस्ट होगी, तीसरे की साउथ वेस्ट होगी और चौथे की नॉर्थ वेस्ट होगी। कभी एग्जैक्ट ईस्ट टू वेस्ट मिलता ही नहीं है, क्योंकि फ्लैट हमेशा कॉर्नर से ही खुलता है, कभी वो सेंटर से खुलता ही नहीं है। दूसरा, आर्किटेक्चर के हिसाब से आमने सामने जब भी फ्लैट होता है बीच में एक फॉयर रहता है, और फॉयर की वजह से विंड का डायरेक्शन साउथ का भी अगर विंड आता है या वेस्ट का भी आता है या ईस्ट का भी आता है या नॉर्थ का आता है, तो फॉयर का जो विंड है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। राइट। तो फॉयर देखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से हवा आ रही है। नहीं तो आमने सामने फ्लैट होता है तो एक विंड काफ़ी कट हो जाती है। जैसे आप सीधे साधे घर में रहते हो तो सीधा विंड मिलेगा, अगर फ्लैट में रहते हो तो विंड का एक प्रमाण होता है वो 70% डाउन हो जाता है, तो 30% ही विंड वहाँ से आती है। अगर आप जितने भी ऊपर तक फ्लैट में जाओगे तो विंड बढ़ती जाएगी, लेकिन वो दरवाजे से विंड नहीं आती है, आपको विंड खोलना पड़ता है, विंडो खोलोगे तो ही विंड आएगी। राइट। तो वास्तु में फ्लैट का वास्तु इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वास्तु। आपने अभी तक इंडिया में फ्लैट के वास्तु किए हैं? बहुत सारे वास्तु किए। किसी एक का एग्जाम्पल देंगे आप? एग्जाम्पल में जो चैलेंज हो, चैलेंज वाला वास्तु, एक अगोरा करके वास्तु का एक मेरे पास स्कीम आया था, जो स्कीम का नाम था बालाजी, और वो तपोवन सर्कल से लेके नरोड़ा सर्विस रोड पे उनका एक अगोरा मॉल करके है, उसके पीछे उन्होंने 850 फ्लैट बनाए थे। ओके। उसका पूरा वास्तु का काम मैंने किया था अहमदाबाद में। राइट। अभी इतना सारा क्वांटिटी में फ्लैट, और वहाँ सिर्फ 4 ऐसी बिल्डिंग बनी थी और बाकी की 14 बिल्डिंग बाकी थी। काफ़ी चैलेंजेस आया। वो फ्लैट का पूरा स्कीम था, वो साउथ फेसिंग था। ओके। तो पहले तो डेवलप करने में ही काफ़ी प्रॉब्लम आया, तो उसका कंस्ट्रक्शन मैंने क्लॉकवाइज शुरू करवाया।
फिर कंस्ट्रक्शन सही हुआ तो फिर माल बिक नहीं रहा था, तो अच्छे कस्टमर और अच्छे बुकिंग के लिए उसकी भी काफ़ी कुछ रेमेडीज़ की, और इतना चैलेंजेबल था। 850 यानी अहमदाबाद में बहुत बड़ी स्कीम हुई। सही बात है। तो काफ़ी अच्छा चैलेंज वाला मुझे काम मिला था और उसमें मैं सक्सेस गया था। अच्छा, अगर आप वास्तु के हिसाब से एंड विंड डायरेक्शन के हिसाब से अगर फ्लैट लेते हो या घर लेते हो तो भी कई बार ऐसा होता है कि इंसान को सक्सेस नहीं मिलता है, उसका रीज़न क्या है? सिर्फ वास्तु ही सक्सेस दे सकता है? नहीं, नो डाउट हमारी मेहनत भी चाहिए उसमें अपनी मेहनत भी चाहिए। नहीं, पर वो सक्सेस रेशियो कम है। अगर पूरा घर वास्तु का रिलेटेड है तो भी उसमें सक्सेस रेट कम है, तो उसका कोई रीज़न? नहीं, अच्छी बात है। अगर वास्तु सही है उसका तो पहले सर्टिफाइड करवाना चाहिए कोई अच्छे वास्तु शास्त्री से। हाँ, कि ये प्रॉपर है कि नहीं, ये प्रॉपर है कि नहीं। हाँ। दूसरी बात है कि प्रॉपर होने के बाद अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो मेरा तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है। नहीं विक्रम भाई, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आजकल लोग 3-3 महीने का कोर्स करके वास्तु शास्त्री बन जाते हैं। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज़ दैट कि ऐसे लोगों ने वास्तु किया होगा और हमें वो घर में आपने जैसे बोला सर्टिफाई करवा लेना चाहिए। तो मे बी वन ऑफ द रीजंस मे बी हो सकता है। और गलती हो सकती है कोई भी आदमी से, और आज बहुत अच्छी कंपटीशन है ये सब्जेक्ट के लिए। सब लोग को वास्तु एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ। सबको सीखना भी है, सबको जानना भी है, सबको अप्लाई भी करना है, तो एक अच्छी चीज़ है कि एक अवेयरनेस आ गूगल बाबा जिंदाबाद है, लोग वहाँ से डायरेक्शंस देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, वो मैं गूगल बाबा के बारे में आपको बात करूँ तो गूगल एक ऐसी चीज़ है कि वास्तु में सिर्फ आप डायरेक्शन देख सकते हो, लेकिन फिजिकली आप वहाँ जाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हो, कौन सी जगह पर हो, कौन सी दिशा में खड़े हो, कहाँ से विंड आ रही है। अगर एक छोटा सा मकान है और सामने बड़े फ्लैट है और वो नॉर्थ फेसिंग है और नॉर्थ से जो हवा आती है वो हवा ही नहीं घर में आ रही है, और आप बोलते हो कि वास्तु बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्थ में ही बड़ा 12 मंजिले का बिल्डिंग खड़ा है और पूरा साउथ ईस्ट में कहीं औड़ा का एक छोटा सा लेक है, तो आप क्या करोगे? अच्छा। घर का वास्तु तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके आगे भी देखना पड़ता है, घर के पीछे भी देखना पड़ता है, दाईं ओर भी देखना पड़ता है, बाईं ओर भी देखना पड़ता है कि वास्तु से सिर्फ मैंने दिशा चेक कर लिया, घर का लेआउट चेक कर लिया, गूगल में मैंने चेक करवा लिया, लेकिन जब तक फिजिकल जाएंगे नहीं, अड़ोस पड़ोस, आमने सामने पीछे सब चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो गूगल से पता नहीं चलता है। अच्छा, आपने इंटरनेशनल वास्तु जब शुरू किया तभी भी आपके पास काफ़ी सारे चैलेंजेस आए ही होंगे, क्योंकि सभी को आते हैं, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? हैंडल में ऐसी बात है कि आदमी को एवरीडे अपग्रेड होना चाहिए। अगर वो अपग्रेड होता है और उसको, जैसे कि मैं विदेश गया तो मुझे इंटरनेशनल ज्योग्राफी क्या है वो मुझे पता चला, तो मुझे उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करके मैं जहाँ प्रैक्टिकल जाता हूँ तो कौन सी जगह मैं जा रहा हूँ, जाने से पहले मैं पहले स्टडी करूँगा कि मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ, वहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ माउंटेन ज़्यादा है, वहाँ ठंड ज़्यादा है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो वो चेक करके उसका स्टडी करके मुझे जाना पड़ता है। मैं बिना स्टडी जाऊँगा तो मुझे वहाँ जाके भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चैलेंजेस आती है, लेकिन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, एवरीडे अपग्रेड भी करना पड़ता है अपने आप को। और कई चीज़ें ऐसी है जो सीखे हुए नहीं होते हैं, जानकारी भी नहीं होती, ऐसी चीज़ें ढूंढ के सीखनी भी पड़ती है। और कई चीज़ें ऐसी है कि वहाँ जाके प्रैक्टिकल ही आपको पता चलता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, तो आपको सीखना भी पड़ता है। राइट। वास्तु जब हम करते हैं तो बेसिक नॉलेज जो होता है आर्किटेक्चर का, इंटीरियर का, स्ट्रक्चरल फ्रेम्स का, सिविल इंजीनियरिंग का, क्या ये सब ज़रूरी है कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। आप ज़मीन में जब भी पहला ही खड्डा खोदते हो तो वहाँ से ही शुरू होता है कि
खड्डा कहाँ से शुरू किया जाए, कौन सी दिशा से शुरू किया जाए, और प्लॉट का पहले तो एंट्री कौन सी दिशा से है, हाँ, पहले एंट्री देखा जाता है, फिर कहाँ से खड्डा खोदना है वो देखा जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि उसकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी का कलर भी देखा जाता है, और मिट्टी का कलर देखने के बाद पता वो भी चलता है कि ये मिट्टी के अंदर जिंक कितना है, उसके ऊपर मिट्टी का स्ट्रेंथ भी मिलता है, और उसके बाद पता चलता है कि कहाँ वाटर लेवल कम रहेगा, कौन से कोने में कम रहेगा, कौन से में ज़्यादा रहेगा, वो भी पता चलता है। राइट। अभी मैंने एक जगह कुछ देखा था, वीडियो एक देखा था, उसमें मुझे मतलब महावास्तु के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली थी। उसमें कहा गया था कि हम इंडियन वास्तु कंसल्टेंट्स जो हैं वो 9 पद का वास्तु करते हैं, और उन्होंने कहा कि दूसरे महावास्तु वालों ने उसको और दूसरे जो पद हैं वो ढूंढे हैं। मेरे हिसाब से, क्योंकि वास्तु थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, वो सही नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि वास्तु के टोटल 81 पद है। हाँ। जो 81 पद है वो पद में बेसिक पद 9 होते हैं, और 9 पद इसके लिए है कि हिंदी में एक वर्ड है अक्षांश और रेखांश। राइट। तो पृथ्वी के अक्षांश और रेखांश के बारे में जिसको भी पता है उसको पद के बारे में ऑटोमेटिकली पता आ जाता है। राइट। सो अक्षांश और रेखांश, दैट मीन्स लैटिट्यूड एंड Yes. लॉन्गिट्यूड। राइट। तो उसके वो हम वास्तु में हमें कितना हेल्प करते हैं? हर एक कंट्री में अलग अलग होता है ना। एक एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल सिंपल है कि भारत देखो और पाकिस्तान देखो। राइट। तो भारत के अंदर साउथ में पानी है हाँ। और नॉर्थ में माउंटेन है, और पाकिस्तान के अंदर नॉर्थ में माउंटेन है और ईस्ट में पानी है। ओके। तो सीधा पता चल जाता है। तो पृथ्वी को तो कोई बदल नहीं सकता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वास्तु ऑन पीपल्स माइंड? बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किचन में हो तो खाना पकाने का मूड सही नहीं होगा, हाँ। और किचन में लाइट नहीं होगी, हाँ। तो आपको लाइट तो जलानी ही पड़ेगी, हाँ। क्योंकि इतनी बारीक बारीक चीज़ें वहाँ ध्यान रखना पड़ता है। राइट। तो हर एक के शरीर के अंदर इंगला और पिंगला नाड़ी है। हाँ। तो जैसे पानी पीना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है, ऐसा ही वास्तु जानना भी ज़रूरी है। और वास्तु की इफ़ेक्ट जितना खाने से शरीर चलता है, पीने से दिमाग चलता है, तो जितना पानी का इफ़ेक्ट है उतना ही वास्तु का इफ़ेक्ट है। राइट। आजकल वास्तु के लिए लोगों ने एक मशीन इन्वेंट किया है जो हर एक जगह पर लोग ले जाते हैं और कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। तो क्या ये मशीन्स जो हैं, कई लोग तो उसको ऑरा स्कैनर भी बोलते हैं, राइट। कई लोग उसको वास्तु देखने के का साधन भी यूज़ करते हैं, ये मशीन्स क्या एक्चुअली दे आर वर्किंग? मैं तो मशीन का यूज़ नहीं करता हूँ। नहीं, पर आपने देखे तो? मैं जानता भी हूँ, उसके बारे में जानकारी भी है। ये मशीन का किसी के पास सर्टिफाइड रिजल्ट नहीं है। अच्छा। कि ये स्कैनर है, तो ये स्कैनर है, तो जो ये मशीन जिसने बनाया उसका ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, लोग स्कैनर से वास्तु करते हैं, लोग पेंडुलम से वास्तु मैं करते वही हैं। तो बोल रहा हूँ कि जिसका प्रमाण ही नहीं है, हाँ। तो मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट नहीं मानते हैं अगर वो फ्लोर प्लान नहीं देता है। ये आप कैसे, मतलब उसको, इफ़ यू अग्री और यू डोंट अग्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई बार एक्सपीरियंस भी बहुत काम करता है। सही बात है। फ्लोर प्लान होना ज़रूरी नहीं है, बट व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? फ्लोर प्लान जरूरी नहीं है, वो बात बिल्कुल सही नहीं है। ये बात में 50-50 है।
फ्लोर प्लान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि चारों दिशा के कॉर्नर 90 डिग्री कॉर्नर है कि नहीं, 45 डिग्री है। तो पहले तो प्लॉट का एरिया देखने के लिए लेआउट तो होना ही चाहिए। अगर प्लॉट का एरिया सही नहीं है तो आप अंदर घर जैसे बनाओगे तो उसका लेआउट भी सही नहीं बनेगा। तो लेआउट तो चाहिए ही चाहिए। राइट। सीधा अगर फार्म हाउस में एक छोटा सा 2 रूम का कुटिया बनाना है तो उसमें लेआउट की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके। लेकिन काफ़ी कमरे बनाने हैं तो आपको एक रूम का सेंटर पॉइंट, हर एक रूम का सेंटर पॉइंट भी होना ज़रूरी है, घर का भी सेंटर पॉइंट होना ज़रूरी है, और प्लॉट का भी सेंटर पॉइंट ढूंढना ज़रूरी है। प्लॉट का सेंटर पॉइंट दैट मीन्स ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान अगर उस पे सेंटर पॉइंट पे अगर कोई वेट रख देते हैं तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ? वास्तु के इफेक्ट ऐसे है कि ब्रह्मस्थान को खाली रखा जाता है। तो क्यों खाली रखा जाता है? तो जैसे भी आप कोई भी छोटी सी, जैसे आप रोटी खाते हो तो पहले रोटी बनाने से पहले जब ये आटा गूंद के दो तो एक छोटा सा एक आपको पिल्लू बनाना पड़ता है। हाँ। फिर उसको धीरे 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 बढ़ाया जाता है, बेलते हैं, और वो बेलने के बाद एक रोटी तैयार होती है। राइट। तो पहले सेंटर पॉइंट से ही सब शुरुआत होती है। राइट। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अपने शरीर की जो नाभि है वो अपना एक सेंटर पॉइंट है और एक सेंसिटिव पॉइंट है अपनी बॉडी के अंदर, और वहाँ से ही, जैसे आप ये वास्तु पुरुष देख रहे हो तो उसके अंदर एक सेंटर पॉइंट मैंने बताया हुआ है कि ये सेंटर पॉइंट है, वो नाभि है। तो आदमी का जब जन्म होता है तो नाभि से कनेक्टेड ही होता है उसके माँ के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर सेंटर पॉइंट नहीं है तो मैं बाकी दिशाओं का मैं एक सूचक, कौन सा डिग्री पे कौन सी दिशा मुझे मिल रही है और कौन सी जगह पे मुझे किचन बनाना चाहिए, तो जब तक मुझे सेंटर नहीं मिलेगा तब तक मैं उसके कोने भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। राइट। तो सेंटर पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। ये वास्तु पुरुष है, राइट? ये वास्तु पुरुष है, यस। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से राइट। एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट। राइट। ओके। सो उस हिसाब से अगर वहाँ पर आपने रख दिया है कुछ भी तो उसके रिपरकशंस क्या है? सेंटर पॉइंट अगर खाली रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखा है तो काफ़ी कुछ उसकी बैड इफेक्ट भी आती है। जैसे जहाँ वजन होता है तो वहाँ के जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन आप फील नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ जो विंड डायरेक्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो अगर बीच में ही अगर कुछ भारी चीज़ रख दिया तो विंड क्रॉस नहीं हो पाती है। राइट। तो उसको वेद बोलते हैं। तो वेद सही नहीं है, और बीच में अगर कुछ रुकावट आती है तो विंड कहीं और जगह डाइवर्ट हो जाती है। ऐसा सनस्ट्रोक में भी ऐसा है कि सेंटर पॉइंट में भी अगर कुछ वज़न रख दिया या कोई बड़ी चीज़ रख दी तो वो सीधा सनस्ट्रोक डाइवर्ट हो जाता है। राइट। कई लोग ये बोलते हैं कि घर के सामने टेंपल नहीं होना चाहिए। राइट। इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मंदिर में सब लोग दर्शन के लिए ही आते हैं, और मंदिर की जो ध्वजा होती है वो ध्वजा अपने घर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसकी परछाई अपने घर पे नहीं आनी चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं। ये चीज़ में मैं भी 100% मानता हूँ। क्योंकि आप जहाँ भगवान का एक ऑरा रहता है तो भगवान की एक एनर्जी रहती है, उसके आसपास में रहने से एक अपना नेगेटिविटी का पोर्शन बढ़ जाता है। क्योंकि सभी ऊर्जा का जो कलेक्शंस मंदिर के सेंटर पॉइंट में आ जाता है, इसके लिए उसके आजू बाजू में जितने लोग रहते हैं या आमने या सामने या पीछे रहते हैं तो वो लोग को एक पॉजिटिविटी कम मिलती है, इसके लिए सब लोग मंदिर से डरते हैं। ओके। मंदिर से मुझे याद आया कि अभी बीच में पिरामिड वास्तु बहुत चल पड़ा था, उसके ऊपर थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे? पिरामिड एक वास्तु की बात है, लेकिन अपने शास्त्रों में कहीं पिरामिड शब्द है ही नहीं, हिंदू शास्त्र में तो नहीं है।
सही बात है। हिंदू शास्त्र में पिरामिड को एक कब्र के ऊपर बनाई हुई एक कच्ची इमारत, ओके, बाकी इजिप्ट से आया है हाँ वो शायद। तो इजिप्ट, हाँ। मैं कंट्री का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन नहीं, पूरे ठीक वर्ल्ड है। को मालूम है हाँ। कि इजिप्ट से आई हुई चीज़ें, और हाँ। पिरामिड के नीचे क्या होता था। हाँ, मॉमीज होते थे। यस, और पिरामिड से अगर वास्तु सही होता है हम्म, तो मैं तो बोलता हूँ घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं और वो सही दिशा में नहीं होती है तो भी अपने हिंदू के लिए तो गलत है। अच्छा, तो ये पिरामिड को मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। ओके। आपने घर में मूर्ति के बारे में बात करी, तो मूर्ति के कई लोग ये बोलते हैं कि घर में एंट्री करते ही सामने गणपति जी नहीं होने चाहिए, वाई? नहीं, ये चीज़ मैं खारिज करता हूँ। ओके। भगवान गणेश जी का स्थान चारों दिशा और चारों कोने में भगवान गणेश जी को रख सकते हो। राइट। भगवान गणेश जी एक कला और नृत्य के शौकीन थे, लेकिन विघ्न के नाशक भी थे। राइट। और गणेश जी को दिशा सूचकता साउथ में रख के नॉर्थ को फेस किया जाता है, लेकिन वो चीज़ स्थापत्य जो मंदिर होते हैं, बड़े बड़े टेम्पल में जहाँ मूर्ति की स्थापना पूजा अर्चना होती है, वहाँ पर गणेश जी को साउथ में रखा जाता है और हनुमान जी को नॉर्थ में रखा जाता है। लेकिन एक घर में छोटी सी 9 इंच से भी कम हाइट वाली मूर्ति आप घर में लाओगे और घर के अंदर रखोगे और सामने रखोगे तो उसका कोई बैड इफेक्ट कभी भी नहीं होता है। ओके। घर के अंदर हमें कैसे वास्तु मेंटेन करना चाहिए, उसका थोड़ा सा नॉलेज देंगे? सुबह जैसे सूरज निकलता है और सूरज अस्त होता है तो सन राइज से लेके सनसेट तक आदमी को अच्छा जीने के लिए सूर्य के साथ चलना चाहिए, सूर्य के सामने नहीं चलना चाहिए। तो उसको ऑपोजिट, सूर्य के सामने आप उठ के बोलो मैं सूर्य को देखता रहूँगा तो वो इम्पॉसिबल है। वो 9:30 के बाद वो प्लेन वाइट हो जाता है। और जब भी सूरज निकलता है तभी काफ़ी एकदम सुंदर सा लगता है, लाइट ऑरेंज, लाइट येलो कलर, और कूल रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है 9 साढ़े 9 के बीच में वो हल्का सा गर्मी देना शुरू करता है और 9:30 में प्लेन वाइट हो जाता है और वहाँ वो अग्नि तत्व पैदा करता है। इसके लिए सब लोग बोलते हैं कि किचन को अग्नि कोने में रखो कि वहाँ लाइट की बहुत ज़रूरत है। यहाँ सूरज गर्म हो रहा है, राइट। तो वहाँ आप कोई भी गर्म चीज़ रखो या अपना चूल्हा रखो तो अच्छी बात है। तो साउथ ईस्ट में किचन होना तो अच्छी बात है। राइट। और कोई रेमेडीज आप देना, कोई रेमेडीज ऐसी ठोस जिससे लोगों को सक्सेस मिले, जहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं अच्छी तरह, ऐसी कोई रेमेडीज आप देंगे? अच्छी बात तो यह है कि मैंने अभी आपको बताया कि सूरज के सामने कभी देखा नहीं जाता है। ओके। अपनी आँखों के अंदर उतना पावर नहीं है कि आप सूर्य को 3 मिनट से ज़्यादा देख सकें। तो चंद्रमा को देख के या उगता हुआ सूरज को देख के आप पढ़ाई करो तो हमेशा आपका मन भी अच्छा लगा रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी। राइट। थैंक यू विक्रम भाई फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।